व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, फिर से वही टॉपिक के साथ हाजिर है सिविल इंजीनियर एक्स WBPSC जूनियर इंजीनियर सॉल्यूशन पेपर। ये वीडियो है इस सीरीज का नंबर 7 वाला वीडियो है और इसमें 61 से 70 तक जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया गया है। बहुत इजी वे से सॉल्व किया गया है। इसको एंड तक देखिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हुए सिविल इंजीनियर एक्स, लेट्स स्टार्ट। आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 61। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए वेल। 4 ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, डिक्रीजेज विथ टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पंपिंग। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए वेल डिक्रीजेज विथ टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पंपिंग। ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी जो डिक्रीजेस कम हो जाता है स्टार्ट ऑफ पंपिंग, जब पंपिंग होता है पंपिंग के साथ साथ कैपेसिटी, एक कुएं का कैपेसिटी कम हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए वेल इज द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन इन द वेल। पर यूनिट ड्रॉ डाउन के साथ, डिस्चार्ज के साथ जो स्पेसिफिक कैपेसिटी कम हो जाता है। ठीक है, so कैपेसिटी ऑफ ए वेल क्या होता है? इज द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन। पर यूनिट ड्रॉ डाउन में जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो वही स्पेसिफिक कैपेसिटी है। तो डिस्चार्ज क्या है? डिस्चार्ज इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ वाटर दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब एक पाइप के अंदर एक मिनिमम वॉल्यूम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जो पानी बहता जाता है, ठीक है, तो उसी को डिस्चार्ज कहा जाता है। जैसे डिस्चार्ज की यूनिट MQ पर सेकेंड में कितना MQ पानी जा रहा है, पानी आ रहा है, उसी को डिस्चार्ज कहा जाता है। और ड्रॉ डाउन क्या है? ड्रॉ डाउन इज यूजुअली मेजर्ड इन फीट और मीटर। पर डिस्चार्ज के साथ जो पानी का लेवल एक कुएं में घटता है, तो जितना लेवल कम होता जाता है, लेवल ड्रॉप ऑफ ड्रॉ डाउन बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज, तो उसी को ड्रॉ डाउन कहा जाता है। और ड्रॉ डाउन डिस्चार्ज के कारण ही ड्रॉ डाउन होता है, और ये जो डिस्चार्ज के कारण ड्रॉ डाउन होता है उसी को स्पेसिफिक कैपेसिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, मतलब सेकेंड क्वेश्चन, इस वीडियो का सेकेंड क्वेश्चन। जोन ऑफ एरेशन इन ए सबसरफेस वाटर सिस्टम डज नॉट इंक्लूडेड। जोन ऑफ एरेशन जो है सबसरफेस वाटर सिस्टम के साथ कौन सा ये ऑप्शन इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए कैपिलरी जोन, ऑप्शन बी सैचुरेशन जोन, ऑप्शन सी सॉइल वाटर जोन, ऑप्शन डी इंटरमीडिएट जोन। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, सैचुरेशन जोन, जो जोन ऑफ एरेशन के साथ इंक्लूड नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे नहीं होता है। देखिए, इस पर एक ड्राइंग है। इसमें से एक मतलब कुछ लेयर दिखाया गया है। तो इसमें फर्स्ट लेयर है, ये ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल के फर्स्ट जो लेवल है उसके बाद जो जोन है उसको सॉइल वाटर जोन कहा जाता है। उसके बाद जोन आता है इंटरमीडिएट जोन, नेक्स्ट कैपिलरी जोन, लास्ट में आता है सैचुरेटेड जोन। जो ये 3 जोन है इसको एक साथ में कहा जाता है जोन ऑफ एरेशन। इसमें एयर रहता है, एयर और सॉयल, ये दोनों एयर सॉयल वाटर रहता है, ठीक है। और इसमें मतलब ये जो जोन ऑफ सैचुरेटेड है इसमें पानी रहता है, और ये कैपिलरी और सैचुरेटेड जोन का जो बीच का अंतर है, बीच का, उसको कहा जाता है वाटर टेबल। वाटर टेबल सैचुरेशन जोन से शुरू होता है, इधर पोरोसिटी बढ़ता जाता है और ये डेप्थ नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जितना नीचे जाता है उतना ये लेयर धीरे धीरे आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और बीच का अंतर वाटर टेबल। देख लेते हैं जोन ऑफ एरेशन। जोन ऑफ एरेशन नियरेस्ट द सरफेस ऑफ ग्राउंड लेवल, ठीक है, नियरेस्ट सरफेस ऑफ, और नहीं, नियरेस्ट सरफेस ऑफ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के सबसे नियरेस्ट सरफेस है। वेयर गैप्स बिटवीन सॉयल आर फिल्ड विथ बोथ एयर एंड वाटर। ये तीनों में जो गैप होता है, ठीक है, सॉइल के बीच, वो कभी कभी मतलब किसी जगह पे एयर रहता है, किसी जगह पे वाटर रहता है, दोनों ही रहता है। लेकिन सैचुरेटेड जोन, बिलो दिस लेयर इज द जोन ऑफ सैचुरेशन वेयर द गैप्स आर फिल्ड विथ वाटर। सैचुरेशन जोन में ये जो खाली जगह रहता है वो खाली वाटर के साथ
मतलब वाटर में उसके अंदर केवल वाटर रहता है, कोई एयर नहीं रहता है। ठीक है, द वाटर टेबल इज द बाउंड्री बिटवीन दिस टू लेयर्स। कैपिलरी जोन और सैचुरेटेड जोन के जो बीच का जो टेबल है, मतलब लाइन है, उस लाइन को कहा जाता है, जो गैप है वो बाउंड्री लाइन को कहा जाता है वाटर टेबल। मेन कंपोनेंट्स ऑफ जोन ऑफ एरेशन इज सॉइल एंड रॉक। ये तीन जोन का मेन, तीन जो जोन है, सॉइल, वाटर, इंटरमीडिएट, कैपिलरी, तीन जोन का मेन कंपोनेंट है सॉइल एंड वाटर, और सैचुरेटेड जोन का मेन कंपोनेंट है फिल विथ वाटर। इसमें सॉइल एंड रॉक, मिट्टी, रॉक एंड एयर, और इसमें रहता है ओनली वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, most widely used type of deep state tube well in India is, right answer is the option B, Stena ट्यूबवेल। इंडिया में कौन सा ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? वो है ऑप्शन बी, स्टेना ट्यूबवेल। स्टेना ट्यूबवेल क्या है, आपके मन में सवाल आया होगा, स्टेना ट्यूबवेल क्या है? देख लेते हैं स्टेना ट्यूबवेल क्या है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, पता चल जाएगा। The metal pipe driven in ground is perforated to allow only clear water to enter the hole। ठीक है, एक मेटल पाइप है जो ग्राउंड के नीचे तक जाता है, जहाँ से पानी आता है, और वहाँ से पानी पाइप के अंदर से ऊपर आता है। The wire net with a finer openings excludes the objectionable soil particles from entering the tubewell। मतलब जहाँ से पानी अंदर जाता है वहाँ पर एक तार का जाली लगा रहता है, और वहाँ से पानी जाता है, साफ सुथरा पानी जाता है, और कोई ऑब्जेक्शनेबल ऐसे कोई मिट्टी, डस्ट ऐसे ना जाए, इसलिए उसको रोकता है। और कोई मेटल, तो वो जो रोकता है उसी को स्ट्रेनर कहा जाता है, और ये पूरा सेट को कहा जाता है स्ट्रेनर ट्यूबवेल। एक ड्राइंग है, उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये ट्यूबवेल का एकदम लास्ट, पाइप का लास्ट पार्ट है। तो इससे CI प्लग कटर, यहाँ से पानी, मतलब चारों तरफ से पानी आता है, पानी यहाँ घुसता है, ये काट के नीचे आ जाता है जब बोरिंग होता है, और पानी इधर से बहुत आता है। ये जो जाली है, ये नेट है, स्ट्रेनर, इसको स्ट्रेनर कहा जाता है। ये मतलब एक सीप का काम करता है, जहाँ से खाली पानी, साफ सुथरा पानी जाएगा और कोई ऑब्जेक्शनेबल मैटर नहीं जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, if the ratio of fine sand is increased in a concrete mix, its workability is likely to decrease। एक मतलब फाइन सैंड जब एक कंक्रीट के अंदर मिक्स किया जाता है, बढ़ाया जाता है, कंक्रीट सैंड का जो मतलब परिमाण है उससे ज़्यादा भी दिया जाता है कंक्रीट से, तो उसका वर्कबिलिटी क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्केबिलिटी क्या है, जानना होगा। वर्केबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ रॉ और फ्रेश कंक्रीट मिक्सचर। एक फ्रेश कंक्रीट मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी है, वो बहुत सारे प्रॉपर्टी, उनमें से एक है वर्केबिलिटी। इन सिंपल वर्ड्स, वर्केबिलिटी मीन्स द ईज ऑफ प्लेसमेंट एंड वर्केबल कंक्रीट मीन्स द कंक्रीट which can be placed and can be compacted easily without any segregation। मतलब एक कंक्रीट है, उसको इसी वजह से कम करने के लिए वाटर सीमेंट जब बढ़ाया जाता है, उसका वर्केबिलिटी बढ़ जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म हो जाता है। और जब वाटर कम दिया जाता है, वो मतलब पेस्ट जैसा फॉर्म हो जाता है। तो मतलब जितना लिक्विड होता है उसको वर्केबल, ज़्यादा वर्केबल कहा जाता है, और जितना टाइट होता है उसको, जिसमें पानी कम रहता है, उसको लेस वर्केबल कहा जाता है। तो उसमें से ज़्यादा बालू देंगे तो उसका वर्केबिलिटी कम हो जाएगा और काम करने में दिक्कत होगा। लेकिन वर्केबिलिटी काम के साथ साथ उसको वेरी होता है, मतलब कॉलम के लिए कंक्रीट का वर्केबिलिटी अलग से होता है, और स्लैब के लिए अलग होता है, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए अलग होता है। इससे इसको टेस्ट किया जाता है एक स्लैम कोन के साथ। स्लैम के हिसाब से स्लैम जितना होता है वर्केबिलिटी उतना बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये वर्केबिलिटी स्लैम के साथ मतलब
जो बढ़ता है तो बढ़ता है, वो कम होता है तो ये कभी कम होता है। तो ये देख लीजिए, मतलब पानी ज़्यादा देंगे तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन जब एक फ्रेश कंक्रीट में ज़्यादा बालू देंगे तो उसका वर्केबिलिटी ऐसे ही कम हो जाएगा। तो द क्वेश्चन के साथ आंसर है, इफ़ द रेशियो ऑफ फाइन सैंड इज इंक्रीज्ड इन द कंक्रीट मिक्स इट्स वर्केबिलिटी लाइकली टू डिक्रीज, इसका वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। The formwork of RCC slab up to 4.5 meter span can be removed after, option C is the right answer, 7 days। मतलब RCC फॉर्मवर्क 4.5 मीटर स्पैन अप टू 4 मीटर 5 से कम या 4.5 मीटर अप टू मैक्सिमम 4.5 मीटर, तो उसका जो फॉर्मवर्क होता है कितना दिन के बाद वो रिमूव किया जा सकता है? आंसर है 7 डेज। इसमें एक चार्ट है जिसमें आप देख पाएंगे जो मतलब वेरियस टाइप्स का फॉर्मवर्क, मतलब डिस्टेंस या लेंथ के साथ कब उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो आईएस कोड के हिसाब से देखिए, वॉल्स कॉलम्स एंड वर्टिकल साइड्स ऑफ बीम्स, वर्टिकल साइड्स वॉल्स एंड कॉलम का वो 24 से 48 आवर्स के अंदर आप उसको निकाल सकते हैं। पहला टाइप ऑफ फॉर्म, नेक्स्ट रिमूवल टाइम पीरियड। नंबर 2 स्लैब प्रॉप लिफ्ट अंडर 3 days। 3 बीम सोफिट्स प्रॉप left under 7 days। Removal of prop slabs spanning up to maximum 4.5 meter, that is 7 days। Removal of props to slabs spanning over 4.5 मीटर से जब ज़्यादा हो जाता है, spanning over 4.5 meter, this is 14 days। And number 6, removal of props to beams and arches that is spanning up to 6 meter, अप टू 6 मीटर, जैसे 4 पॉइंट अप टू था, ये मैक्सिमम 6 मीटर, वो 14 डेज। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू बीम्स एंड आर्चेस स्पेनिंग ओवर 6 मीटर से ज़्यादा होगा तो वो 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट एंड स्टील इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड आर टेकन एज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 and 1.78। कंक्रीट के लिए 3 होगा, जैसे द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, फर्स्ट में कंक्रीट है इसलिए आंसर 3, एंड स्टील इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड आर टेकन एज 1.78। ऐसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, जैसे मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है और वर्किंग साइड में जो स्ट्रेस होता है उसका जो रेशियो होता है उसको कहा जाता है वर्किंग स्ट्रेस। इसका आगे के सीरीज में एक क्वेश्चन के आंसर के साथ देख पाएंगे वर्क फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, उसमें थोड़ा बताया गया है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक रेशियो है, ऊपर में वो जो रेशियो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। तो कंक्रीट का जो एफर्ट होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 और स्टील का 1.75 से 1.85 होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? जैसे कोई डिज़ाइन किया जाता है तब उसको सेफ्टी का कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे तो कभी वो स्ट्रक्चर मतलब फेलियर होने का चांस कम रहेगा। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ जो वैल्यू के साथ काम किया जाता है उसको उस बिल्डिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी और उस स्ट्रक्चर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। ठीक है, दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीराप्स 0.75 D and for inclined at 45 degree is, option B is D is the right answer, option B, that is D, is the right answer। Explanation, hence 45 degree means spacing of stirrups must be less than effective depth of beam। 45 degree means spacing of stirrups मतलब रिंग कहा जाता है ऐसे लोकली लैंग्वेज में, spacing of stirrups must be less than, ये इसका स्टीरअप्स का स्पेसिंग इफेक्टिव डेप्थ जो बीम का होता है उससे कम होगा। आईएस कोड से हिसाब से मैक्सिमम शेयर रेनफोर्समेंट फॉर वर्टिकल रेनफोर्समेंट, जैसे कॉलम रेनफोर्समेंट शुड भी 0.75 D और 300 व्हिच एवर लेस। इसके स्पेसिंग कैसे निकाला जाएगा? 0.75 D और 300, जैसे D इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, तो 0.75 D और 300 मिलीमीटर
जो कम होगा उसी को स्पेसिंग माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, if the area of tensile reinforcement is doubled, the moment of resistance of the beam increases by about, option B is the right answer, that is 22%. Area of tensile reinforcement, steel reinforcement is doubled। ये बीम का जब स्टील रेनफोर्समेंट, टेंसाइल रेनफोर्समेंट जैसे स्टील डबल किया जाएगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उस बीम के इंक्रीज हो जाएगा। कितना होगा? 22% इंक्रीज होगा। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम इंक्रीजेज बाय अबाउट 22%। क्वेश्चन नंबर 69, द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट कैन बी रेजिस्टेड बाय प्रोवाइडिंग, ऑप्शन ए डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट। डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट। कंक्रीट 45 डिग्री एंगल में क्रैक होता है। जैसे देखिए, एज कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन, कंक्रीट टेंशन के लिए बहुत वीक होता है। इट स्प्लिट अलोंग द डायगोनल एट 45 डिग्री, कंक्रीट 45 डिग्री एंगल के साथ ये क्रैक हो जाता है। ऐसे कोने से 45 ये 45 सारी तरफ से 45 से क्रैक हो जाता है। ठीक है, इट स्प्लिट अलोंग द डायगोनल एट 45 डिग्री एंड डेवलप्स क्रैक एज सोन, तो तब उसके अंदर क्रैक आ जाता है। दिस टेंशन व्हिच इज कॉज्ड इन द टेंसाइल जोन ऑफ बीम ड्यू टू शेयर, शेयर के कारण, ठीक है, ये टेंशन शेयर के कारण ये मतलब क्रैक होता है। एट और नियर द सपोर्ट इज कॉल्ड डायगोनल टेंशन, जो सपोर्ट के आसपास और सपोर्ट में ये क्रैक होता है। व्हिच इज कॉज्ड बाय शेयर, शेयर के कारण होता है। कैन नॉट बी रेजिस्टेड बाय कंक्रीट एलोन, कंक्रीट जब कंक्रीट तो स्ट्रेस नहीं ऐसे टेंशन नहीं ले सकता है, खाली कंप्रेशन लेता है, तो कंक्रीट इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। सो द शेयर एनफोर्समेंट इन आरसीसी इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट डायगोनल टेंशन, सो उसी के कारण उसमें शेयर एनफोर्समेंट दिया जाता है आरसीसी के उस कोने कोने में, जैसे इसका डायगोनल टेंशन के कारण उसमें क्रैक डेवलप ना हो। क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ द फुटिंग इज एज्यूम्ड एज of the weight transferred to the column, that is option B 10% is the right answer। दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरा उतना अच्छा नहीं है लेकिन जितना हो सके आपको बताया, ठीक है। तो इस वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए सिविल इंजीनियरिंग, हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।